आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह सर को। प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह। आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान, महामहिम राज्यपाल बिहार, और स्वामी भावात्मानंद जी और मंचासीन सारे अतिथिगण, इस सभागार में उपस्थित सारे बुद्धिजीवी, विद्यार्थीगण, राष्ट्रबोध के प्रश्न पर, विषय पर आज की संगोष्ठी रखी गई है और उसका शंखनाद स्वामी जी ने किया है। मुझे इसमें 2-3 मुख्य बातें कहनी है। सबसे पहली बात कि राष्ट्रबोध एक दिन में नहीं होता, उसमें समय लगता है, हजारों साल उसमें कम बनते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसी सभ्यता का देश है जो लगभग इतिहासकार इसमें मानते हैं कि 10,000 साल तो इसको मान लेना चाहिए कि 10,000 साल की इसकी अवधि रही है। और इस 10,000 साल की अवधि में भारत का जो मूल आधार रहा है, भारत की जो मूल आत्मा रही है, वो ज्ञान अर्जित एक संपदा है। जो सभ्यता के मूल्य होते हैं, सिविलाइजेशनल वैल्यूज जिसको हम कहते हैं, वो भारत ने अर्न किया है और वो मानव मूल्यों के बहुत ही करीब है और मानव मूल्यों को ही सर्वोपरि देता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा को अगर हम पढ़ें तो उसमें इस प्रश्न पर गुरुदेव ने बहुत ही स्पष्टता के साथ ये साबित किया है कि भारत अपने मानवता के लिए जाना जाता है, भारत सैन्य बल के लिए नहीं जाना जाता है, धन बल के लिए नहीं जाना जाता है। आज सैन्य बल और धन बल की भी जरूरत है, लेकिन दुनिया में जिस तरह की स्थिति है उसमें भारत का जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो सभ्यताओं का मूल्य है, उसकी ज्यादा जरूरत है इंप्लीमेंट करने की, ना कि धन बल तो बहुत लोगों के पास है, सैनिक बल भी बहुत लोगों के पास है, लेकिन क्या वहां शांति है? क्या दुनिया में शांति है? एक बहुत बड़े यूरोपियन विद्वान हुए इमैनुअल कांट, वो कहते थे कि अगर दुनिया के किसी कोने में शांति नहीं है तो और कोनों में भी शांति नहीं रहेगी। क्या आज दुनिया के सारे कोनों में शांति है? तो भारत पर विदेशी दास्ता रही, 1200 साल तक भारत पर हमले होते रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे भारत अक्षुण्ण बना रहा और जो भारत के मूल्य हैं वो नहीं बर्बाद हुए। लाइब्रेरियां जला दी गई, स्थापित विश्वविद्यालय समाप्त किए गए। वेनसांग और फाइयान चीन के 2 बड़े प्रसिद्ध छात्र भारत आए, वो इसी बिहार के नालंदा के स्टूडेंट थे। उनके लेखनी को पढ़िए, वो किस तरह से व्याख्या करते हैं, किस तरह से बातों को रखते हैं कि भारत में किस तरह का ज्ञान का केंद्र था। महामहिम राज्यपाल साहब इस मामले के प्रकांड विद्वान हैं, उनके आगे इन प्रश्नों पर बहुत कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन जो विमल जी ने सवाल उठाया कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारत बोध से थोड़ा सा अलग एक कनोटेशन लेके चलता है, मैं भी उसमें सहमत हूं। धर्मनिरपेक्षता विमल जी भारत की मूल परंपरा रही है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों को देखें, खासकर के 1893 के शिकागो के भाषण में देखें तो स्वामी जी ने कहा कि सिंस एजेस इंडिया इज ए प्लेस व्हिच हैज गिवन द शेल्टर टू ऑल persecuted minorities who came from different parts of the globe। एंड उन्होंने पारसियों की चर्चा करी। 1500 ईस्वी में लगभग पारसियों का परसिक्यूशन ईरान में शुरू हुआ और पारसी आके भारत में बसे। आज 5 लाख पारसी हैं। आप सबको, बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि भारत में जो 11-12 लोग पूंजीपति हैं जिनकी संपत्ति 80 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो एक नेपाल उनके जेब में है, वो उसमें से 5 पारसी हैं, लेकिन किसी को कोई समस्या पारसियों से नहीं है। इसका कारण क्या है कि पारसियों ने भारतीयता में अपने आप को ओतप्रोत कर लिया है। वो भारतीय हमसे आपसे ज्यादा भारतीय बन चुके हैं। आप जे.आर.डी. टाटा का लेखनी पढ़िए कि उन्होंने जब टाटा की स्थापना की तो उसकी प्रेरणा उन्हें स्वामी विवेकानंद से मिली। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप उद्योग लगाएं और टाटा ने उद्योग लगाया। आज टाटा एक ब्रांड है, पूरी दुनिया का ब्रांड है। तो
इस तरह से भारत में जो आता गया, यहाँ का दिल बहुत बड़ा है। यहाँ तो नदियों को भी माता कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज का इशू है, जलवायु परिवर्तन दुनिया के मानवता के जड़ों पर मट्ठा डाल रहा है, लेकिन भारत में तो वृक्ष हजारों साल से पूजे जाते रहे। आज कुंभ समाप्त हुआ है, 70 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया है। तमाम प्रचार के बावजूद, दुष्प्रचार के बावजूद, जिस तरह से लोगों ने श्रद्धा दिखाई है, नदियों के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा व्यक्त की है, वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वैश्विक तौर पर भारत के लोगों का आगाज है। और ये भारत बोध है, दुनिया की कोई भी समस्या हो, भारतवंशी खड़े रहते हैं, उसके लिए अपना समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का एक जो हमारा कंसेप्ट है, जो नोशन है, जो फिलोसॉफिकल मोरिक्स है इंडियन सिविलाइजेशनल वैल्यूज का, वो दुनिया के कल्याण के लिए है। गांधी जी ने 20 साल अफ्रीका में लगाए। 20 साल अफ्रीका में गांधी को गाली सुननी पड़ी, लेकिन अफ्रीका के लोगों के लिए नहीं, मानवता के लिए गांधी लड़ रहे थे, मानव मूल्यों के लिए गांधी लड़ रहे थे। और यही मानव मूल्य जो है वो बड़े पैमाने पर आप माने कि भारत बोध का आधार रहा है। आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखें। कौटिल्य एक अमेरिकन विद्वान है, रोजर बॉश, जिन्होंने किताब लिखी कौटिल्य द फर्स्ट पॉलिटिकल रियलिस्ट। रोजर बॉश लिखते हैं कि उस समय जब कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, राजवंश जिसका हेडक्वार्टर पटना, आज का पटना है, था, तो 5 करोड़ लोग भारत के निवासी थे। और कौटिल्य कहते हैं कि उस समय प्लेटो और एरिस्टोटल जो उनके समकालीन थे, 5000 और 10,000 के स्टेट के बारे में बात करते थे। और पूरे दुनिया में वही पढ़ता जा रहा है कि प्लेटो बहुत बड़े थे, एरिस्टोटल बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे विचार के स्तर पर। लेकिन कौटिल्य एक दार्शनिक भी थे और उसको इंप्लीमेंट करने वाले व्यक्ति भी थे। इंपीरिकल रिसर्च भी उनका था, जो मैक्स वेबर कहता है कि इंपीरिकल रिसर्च बहुत जरूरी है सोशल साइंस में, कौटिल्य वो भी थे। लेकिन कौटिल्य ने जो भारत की परिकल्पना की है, वो एक नई परिकल्पना नहीं है, हजारों साल से वो चली आ रही है। कौटिल्य ने उसको लिपिबद्ध किया है, कोडिफाइड किया है, इसलिए कौटिल्य को एक प्रमाणिक ग्रंथ अर्थशास्त्र को माना जाता है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा को किस तरह से न्याय करना चाहिए, कि अगर उसका बेटा भी राजकाज में बाधा आए तो राजा को उसका गर्दन उड़ा देना चाहिए। तो राजा ना ही सिर्फ अपने राज्य में, आसपास के बहुत सारे राज्यों में न्याय के देवता के लिए पूजा जाएगा। ये न्याय की धारणा है। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की आज बहुत सारी बातें होती है। वो अभी चल रहा है वॉर यूक्रेन पे, ट्रंप साहब लगे हैं, लेकिन वो जल्दी समाप्त होता नहीं दिख रहा। 2-2.5 लाख लोग मारे गए यूक्रेन में, मानवता करा रही है। लेकिन कौटिल्य ने कहा अर्थशास्त्र में कि अगर राजा किसी देश की सेना को जीत लेता है, उस राज्य को जीत लेता है, तो उस सेना की हत्या नहीं करनी है आपको, उसको ट्रेनिंग देके, उसका मैंने उसको फिर से समझा बुझा के आपको अपनी सेना में मिला लेना है, तब आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये मानवाधिकार है। आज सेनाओं के साथ क्या होता है, हॉस्पिटल पर बम गिर रहे हैं, मानवाधिकार कहाँ है? तो ये भारत की मूल संस्कृति रही है और यही भारत बोध है, मानवता के लिए सोच। एल बासम ने भी अपनी किताब इंडिया में इस बात को रेखांकित किया है। और बहुत बड़े पैमाने पर जो राष्ट्रबोध है, राष्ट्र के लिए प्रेम है, उसमें बहुत सारी बातें कही गई है। दिनकर की भूमि है, दिनकर ने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा यहाँ प्रासंगिक है कि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि किस तरह से फूल कहता है कि हमें राजा के गले में नहीं जाना है, हमें विद्वान के गले में नहीं जाना है, हमें उस रास्ते पे फेंक देना जहाँ की वीर जा रहा है, उसके पैर से अगर हम टकरा जाए तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा। हम सबको पता है कि पुष्प नहीं बोलता है, लेकिन पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की सोच, ये भारतवंशी है, का भारत बोध का एक आगाज है। आज युवा पीढ़ी का कर्तव्य है और हम शिक्षकों का कर्तव्य है कि सारे युवा पीढ़ी को इन बातों से आगाज कराएं, जो भारत के बेसिक मूल्य हैं, जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं। जिस तरह के भारत में एक मानवता के लिए सोच रही है, गुरुदेव टैगोर को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, कौटिल्य को ले लीजिए, जिस तरह की सोच उन्होंने पोषित पल्लवित किया है, जो भारतीय संस्कृति ने सींचा है खून पसीनों से, आज उसको नई पीढ़ी को बताने का समय है। और हम शिक्षकों का दायित्व है कि हम नई पीढ़ी को इस बात को समझाएं, उसको ज्ञान दें। और मुझे पूरी आशा है और पूरा विश्वास है कि नई पीढ़ी जो है, हमारी युवा शक्ति, वो इन चीजों को जानने के लिए बेताब है और मूल्यों के लिए पूर्ण तौर पर समर्पित है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक को चुना। राष्ट्रबोध हमारे में है, लेकिन नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम अग्रसर हैं।
लेकिन जब तक मानवतावाद आधारित भारत की सत्ता केंद्रीय स्तर पर विश्व में स्थापित नहीं होगी, वैश्विक शांति नहीं स्थापित होगी। हमको समय देने के लिए धन्यवाद।